एक शिविर प्रतिभागी हैं, अभिभावक हैं। उनके बच्चे हैं 2, एक बेटी है 12 साल की और बेटा है 17-18 साल का। तो आज उन्होंने बड़े विस्तार से कुछ घटनाएं बयान करते हुए पूछा है कि आजकल की जो पीढ़ी है ये बात हमारी सुनती क्यों नहीं, हमारी माने अभिभावकों की, और इतनी बहस क्यों करती है। उन्होंने 2-3 घटनाएं ब्यौरे समेत लिख भेजी हैं कि ऐसा होता है तो ऐसे कह देते हैं, कुछ सुनते नहीं हैं, बात बात पे ज़बान लड़ाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो सवाल उन्होंने पूछा है बच्चों के बारे में कि बच्चे ऐसे क्यों हैं, ये पूरी पीढ़ी ऐसी क्यों है। प्रश्न पूछने वाले अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो कभी अपने बारे में कुछ नहीं पूछते, वो दूसरों के बारे में पूछते हैं कि दूसरे इतने गलत क्यों हैं। अब बहस करना अपने आप में कोई अनिवार्यतः बुरी बात तो होती नहीं। आपका बच्चा है या किशोर या नौजवान बेटा या बेटी है, वो आपसे कुछ बातें कह रहा है या सवाल उठा रहा है, ये अपने आप में गलत चीज़ कैसे हो गई। मैं ये क्यों ना पूछूं कि आप बताइए कि आपके पास उसके सवालों के जवाब क्यों नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे ज़बान लड़ाते हैं, तो ज़बान तो आपके पास भी है ना, और आपके पास ज़्यादा सुलझी हुई, परिपक्व और अनुभवी ज़बान होनी चाहिए। उसमें से ऐसे शब्द क्यों नहीं बह रहे जो इस पीढ़ी को संतुष्ट कर दें। ले दे करके जो बहस कर रहा है, भले ही वो अपने अहंकार को कायम रखना चाहता हो, अपनी बात मनवाना चाहता हो, लेकिन चाहता तो हर कोई यही है कि वो खड़ा सही बात के समर्थन में हो। हैं तो सब इंसान के ही बच्चे ना, और इंसान कैसा भी हो उसे सच्चाई की तलाश रहती ही रहती है। और बचपन में ही या किशोरावस्था में ही कोई इतना नहीं बिगड़ जाता है कि वो पूरे तरीके से झूठ के ही पक्ष में खड़ा हो जाए। सच्चाई चाहिए दुनिया के सब लोगों को, और सच्चाई चाहिए आज की पीढ़ी को भी। प्रश्न ये है कि वो सच्चाई, वो बात उनके माँ बाप उन्हें बता क्यों नहीं पा रहे हैं। बल्कि अक्सर होता ये है कि जवान आदमी का जो तर्क होता है वो माँ बाप के तर्कों की अपेक्षा ज़्यादा सटीक, ज़्यादा गहरा, ज़्यादा सही, ज़्यादा वज़नदार होता है। तो माँ बाप हो जाते हैं निरुत्तर, देने को कोई जवाब नहीं होता। जब देने को कोई जवाब नहीं होता है तो कहते हैं बड़ा बदतमीज़ है, मुजोरी करता है, ज़बान लड़ाता है। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को समझता हूँ। बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां हैं जो कुतर्क करते हैं, मैं उनके कुतर्कों की यहाँ पर हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पीढ़ी को इसके कुतर्क से आगे भी जानता समझता हूँ। लगभग 10 सालों तक मैंने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के दसियों हज़ारों युवाओं से बातचीत करी है, और मैं तो हमेशा चाहता था कि वो उठें, कोई बात करें, बल्कि तर्क करें, विरोध करें, तभी तो बातें मज़ा आता था। आप अगर पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो उसमें से कई ऐसी मिल जाएंगी जिसमें सीधे सीधे विवाद हो रहा है। मैंने तो कभी ये उम्मीद भी नहीं करी कि मैं कुछ बोलूं और जो सामने बैठे हैं वो चुपचाप उसको सर झुका करके स्वीकार कर लें।
लेकिन साथ ही साथ मेरा अनुभव यह भी रहा है कि जिसने जितना तर्क किया है वो अक्सर उतनी ही गहराई से बात को समझा भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया करता था, बल्कि उकसाया करता था कई बार कि कुछ बोलो ना, कुछ पूछो ना। अरे इतनी आसानी से समझ गए क्या? अच्छा, बात मान ली यूं ही? इतनी सस्ती बात है? इस बात के खिलाफ तो कुछ बोलो, कुछ नारेबाजी करो, कुछ ये कहो, कुछ वो करो। जवान हो भाई, कुछ आग दिखाओ। और अनुभव मेरा ये रहा है कि जहां जितना विरोध हुआ वहां मेरी बात को उतनी सफलता मिली। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे थे उसके प्रत्युत्तर में बोलने के लिए मेरे पास एक समुचित बात थी। आप कह रहे हैं कि आजकल के लड़के ज्यादा मुंह चलाते हैं। मैं कह रहा हूं, आपके मुंह को किसने रोका है? आप मुंह क्यों नहीं चलाते? आपकी पीड़ा यह नहीं है कि आपका बेटा ज्यादा मुंह चला रहा है या बेटी। आपकी पीड़ा यह है कि उनके तर्कों के आगे आप निरुत्तर हो जाते हैं। आपके पास कुछ है नहीं उन्हें जवाब देने को। जो आपकी पीढ़ी है, जिन्होंने प्रश्न पूछा उनसे कह रहा हूं, जो आपकी पीढ़ी है और जो आज की पीढ़ी है, इसमें अंतर यह नहीं है कि आपकी पीढ़ी बड़ी आज्ञाकारी थी, बड़ी विनम्र थी, बड़ी समर्पित थी, और आज की पीढ़ी बड़ी बदतमीज है, कुछ सीखना नहीं चाहती, बस अवज्ञा करना जानती है, बदतमीजी करना जानती है। ना, ऐसा नहीं है। अंतर क्या है वो बता देता हूं। आज से पहले वाली पीढ़ियां भी पुरानी बातों को वास्तव में मानती नहीं थी। आज जो लोग पिताजी हैं वो भी अपने पिताजी की बातों को ऐसा नहीं है कि बहुत मानते थे, महत्व देते थे, इज्जत देते थे, कुछ नहीं ऐसा। बस एक हिपोक्रेसी जैसी रहती थी, एक पाखंड जैसा रहता था कि बात नहीं भी मान रहे हैं तो मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर कहते रहेंगे अजी छोड़िए बात, आप बेवकूफी की कर रहे हैं। पर जब सामने से पिताजी या दादाजी या चाचा जी या ताऊ जी उपदेश दे रहे हो तो ऐसे हामी भरते चलो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये सब चलता था आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले। कि सामने पिताजी खड़े हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं, बेटा ऐसा, बेटा वैसा, ये करा करो, ये नहीं करो, ये पढ़ो, वो मत पढ़ो, यहां जाओ, ये खाओ। और सुपुत्र सुपुत्री क्या कर रहे हैं? वो चुपचाप हुंकारा दे रहे हैं, जी जी, और इंतजार कर रहे हैं कि ये पिताजी कब टरे यहां से। और जैसे ही पिताजी थोड़े दाएं बाएं हुए, लगे दोनों खीखी करके हंसने कि देखो फिर आ गए थे फालतू बात करने। वो तो हम इनकी इज्जत रख लेते हैं, इनको मुंह पे हम जवाब नहीं देते। तो अंतर बस इतना है कि आपकी पीढ़ी श्रीमान मुंह पर जवाब नहीं दिया करती थी। आज की पीढ़ी उस पाखंड से मुक्त है। उसको जो बात ठीक नहीं लगती है मुंह पर बोल देती है। बातें आपको भी आपके पिताजी की अच्छी नहीं लगती थी, बातें इस पीढ़ी को भी अपने बाप की अच्छी नहीं लगती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साधारण, एक जनरल बात कर रहा हूं। ये मत कह दीजिएगा कि नहीं नहीं कुछ बच्चे हैं जिन्हें बाप की बात अच्छी लगती है, वो होंगे, मुझे उनसे कोई बात नहीं। तो बातें आपको भी नहीं पसंद थी अपने ऊपर वालों की, और बातें इस पीढ़ी को भी नहीं पसंद है अपने ऊपर वालों की। वास्तव में कोई पीढ़ी ऐसी नहीं होती जो अपनी पिछली पीढ़ी से पूरे तरीके से सहमत होती हो, पूरे तरीके से उसकी बातों से इत्तेफाक रखती हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं कह रहा हूं इस पीढ़ी में बस जो नई चीज आ गई है वो ये है कि जब इसे कोई बात ठीक नहीं लगती या समझ नहीं आती तो ये मुंह पर बोल देती है, ये नहीं है तो ऐसा। ये डरे हुए थोड़ा कम है। इनके मूल्यों में यह बात डाली नहीं गई है कि समझ में आए या ना आए होठ से ले रहना, ऐसे उंगली धरे रहना। इनके मूल्यों में यह बात शामिल नहीं है। समझ रहे हो? इस पीढ़ी में 1000 दुर्गुण होंगे, बहुत दुर्गुण है,
और मैं इनको बहुत डांट लगाता हूं, इनकी बड़ी निंदा करता हूं कई बार, लेकिन यह दुर्गुण इनमें नहीं है पाखंड का कि जो बात सही नहीं भी लग रही उसको कह दिया हां बिल्कुल ठीक, आपने कहा तो महाराज बिल्कुल ठीक ही होगा। अरे क्यों कहे ऐसे? मैं भी जब इनकी उम्र का था 15, 20, 25, मैंने भी कभी ऐसा नहीं करा कि कोई बात गलत है, ठीक नहीं भी लग रही है तो भी उसके आगे ऐसे सर झुकाकर खड़े हो गए। क्यों करें ऐसे? भाई जवान आदमी है, क्यों नहीं पूछें? और चीज गलत है तो आवाज क्यों ना उठाएं? आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको लगता है कि आपके सामने जो नौजवान खड़ा है वो बेकार की बात पर आवाज उठा रहा है, कुतर्क कर रहा है, फालतू बहस कर रहा है, तो आप जवाब दीजिए ना। बोलने का हक अगर उसको है तो बराबर का आपको भी हक है। वो अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है, बोल रहा है, आप भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए, आप भी बोलिए। पर आप कैसे बोलेंगे? आपने जीवन को गुजार दिया है बिना समझे, बिना किसी गहराई में जाए। आपके पास समझ कितनी है? आपके तर्कों में धार कितनी है? आप कुछ रटी रटाई बातें बोल देते हैं, कुछ पुराने सिद्धांत बोल देते हैं। उन बातों पर जब प्रतिप्रश्न उठाए जाते हैं तो आप अवाक रह जाते हैं, क्योंकि आपने कभी तैयारी नहीं करी थी कि इन चीजों पर कोई सवाल भी उठा सकता है। आपका तो अनुभव यही रहा था कि ऐसी चीजें जब बोली जाती हैं तो सामने वाला चुपचाप उनको बस ऐसे ग्रहण कर लेता है। वो ऐसे भी खड़ा हो जाएगा, नहीं 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 ये बताइए, ऐसे बताइए। इसकी आपकी तैयारी ही नहीं है। तैयारी नहीं है तो तैयारी करिए ना। देखिए, कोई लाभ नहीं होने वाला है। यही लोग भविष्य हैं। इनको आप गरियाते रहेंगे कि ये बदतमीज हैं और ऐसे हैं वैसे हैं, बर्बाद हो गए। उससे आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे कुछ सीखें, तो उनके साथ एक स्वस्थ, साफ संवाद करिए। और साफ संवाद में बात एक तरफा नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते मैं बाप हूं तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर आपको दिखाई दे कि बेटे की बात सही है तो आपको बेटे की बात भी माननी पड़ेगी। संवाद का तो ये नियम होता है। दोनों ओर से बात कही जाती है, सुनी जाती है, सीखी जाती है। बात समझ रहे? तो मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूं कि आज के बच्चे या आज के नौजवान कुछ सीखना ही नहीं चाहते। मेरा 15 साल का अनुभव रहा है कि अगर सिखाने वाला सही है तो वो बिल्कुल सीखते हैं, पर फालतू की बात वो स्वीकार नहीं करते। आप कोई दमदार बात बोलिए, वो बिल्कुल सीखेंगे। जब संस्था की स्थापना हो रही थी और तब जिन लोगों ने उसको उसमें आके ज्वाइन किया, और आज भी जो लोग संस्था से जुड़ते हैं उसमें अधिकांश युवा ही हैं और खूब पढ़े लिखे युवा हैं। वो कैसे आ गए सुनने मेरी बात? ज्यादातर लोग जो आज संस्था के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं जिनकी कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है ही नहीं। वो कोई अपना बीटेक कर रहा था, कोई एमबीए कर रहा था, कोई एमफिल कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ज्यादातर लोग तो मुझसे बहस ही करने आए थे। और उस बहस का नतीजा फिर यह हुआ कि मुझसे जुड़ गए, एक स्नेह बंध गया, प्यार सा हो गया। पर आए तो थे बहस ही करने कि ये स्टेज पे चढ़ा हुआ है और ये गलत बोल रहा है, मैं सवाल उठाऊंगा, इसको गलत साबित करूंगा। और चूंकि उसने सवाल उठाया इसीलिए मैं सफाई दे पाया। वो सवाल ही नहीं उठाता तो कोई बात साफ भी नहीं होती कभी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत सम्मान पैदा हो जाता है
जब तुम किसी पर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर देते हो और उसके बाद भी वो व्यक्ति न सिर्फ सलामत रहता है बल्कि और सशक्त हो जाता है, तब जाकर तुम कहते हो कि इस आदमी में कुछ दम है। मेरे तर्कों का जो सबसे धारदार तीर हो सकता था वो मैंने इस पे मारा। व्यंग की जो सबसे वजनी गदा हो सकती थी वो मैंने मारी। विरोध की जो सबसे खतरनाक मिसाइल हो सकती थी वो मैंने इस पर लॉन्च कर दी। लेकिन उसके बाद भी ये आदमी खड़ा हुआ है अपनी जगह पर, इसका बाल नहीं बांका हो रहा। तब आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति आता है सम्मान, और फिर आप उस आदमी की बात सुनना चाहते हैं। वही सम्मान आगे बढ़कर के प्रेम बन जाता है। जब तक किसी की ताकत आजमाओगे ही नहीं, तुम्हें कैसे यकीन होगा कि उसमें ताकत है भी। वो शिष्य कैसा जो गुरु को आजमाए बिना शिष्य बन जाए, किसी को यूं ही गुरु मान ले। मैं तो बोला करता हूं कि गुरु हो कि ग्रंथ हो कि कोई हो, पहले उससे कुश्ती लड़ो। गले बाद में मिलना, पहले कुश्ती लड़ो। पहले तुम्हें यकीन तो हो कि तुम्हारे सामने जो है उसमें दम है, और अगर उसमें दम नहीं है तो काहे को उसके आगे सर झुका रहे हो भाई। अपने बच्चों से कुश्ती लड़ना सीखिए जनाब। कुछ समझ में आ रही है बात? इसी बहाने एक दूसरे को पकड़ेंगे तो सही। कुश्ती की पकड़ ही बाद में स्नेह भरा आलिंगन बन जाएगी। दो पहलवान होते हैं, लड़ने के लिए ही सही एक दूसरे के करीब तो आना पड़ता है ना। वो करीब आना बहुत जरूरी है। ये जो सवाल जवाब की प्रक्रिया है, ये दोनों पक्षों को एक दूसरे के करीब ला देती है। अब एक पक्ष बोलना शुरू कर दे, एक पहलवान बोलना शुरू कर दे, ये क्या बदतमीजी है। तुम हमें पकड़ने आ गए, तुम्हारा गला पकड़ोगे अब, तो फिर वो करीब ही नहीं कभी आएंगे। दंगल ही नहीं होगा। दंगल नहीं होगा तो प्यार भी नहीं होगा। फिर आप कहेंगे अरे परिवारों में आज देखो माँ बाप और बच्चों के बीच जरा भी प्यार नहीं है। प्यार इसलिए नहीं क्योंकि दंगल नहीं होता। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने बताया कि बड़े जो लोग हैं इनके इस घर परिवार में मुझे मिलते हैं फैमिली फंक्शन में ज़्यादा। वैसे जॉइंट फैमिलीज अब नहीं रही, जब भी मिलते हैं ये ताऊ जी, बड़े पापा, ये सारे तो इनसे करते हैं। उन्होंने उतना ट्रेडिशनल जीवन जो सारे जीते हैं जिया। मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ हुआ तो मैं इस तरह की बातें करता हूँ अलग। तो फिर वो ना सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मतलब चढ़ जाते हैं, और मुझे मतलब घबराहट सी हो जाती है। तुम कच्चे पहलवान हो। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम हारो अभी कई बार। तुम अभी फिर निचले दर्जे की लीग में पहलवानी करो भाई। वो तुम्हें पकड़ के तो मारते नहीं। यहां तो जो मुकाबला है वो शब्द का शब्द से है। तुम्हारे शब्द में क्यों नहीं वजन है। वो 7-8 मिल जाते हैं। कोई नारेबाजी की प्रतियोगिता तो हो नहीं रही कि 8 जने हैं तो ज्यादा जोर से नारा लगा रहे हैं तो तुम हार गए, तुम अकेले थे बेचारे कमजोर पड़ गए। या नारेबाजी की प्रतिस्पर्धा चल रही है वहां पे, क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता। इधर से तर्क आता होगा, उधर से बदले में एक आर्ग्यूमेंट आता होगा, ऐसा ही तो होता होगा कुछ। तो मैं तो पूछ रहा हूं यही कब से, तुम्हारा तर्क कमजोर क्यों है इतना? तुम्हारे तर्क में जान क्यों नहीं है, धार क्यों नहीं है? तुम्हारा तर्क काट क्यों नहीं देता एकदम? ऐसे उदाहरण क्यों नहीं दे पाते कि सच बिल्कुल निखर के सामने ही आ जाए, कोई उसका फिर विरोध कर ही ना पाए? क्यों भाई? वो आचार्य जी 8-10 होते हैं तो पता क्या होता है, उस टाइम नहीं दे पता, बाद में सोच रहा होता है यार ये बोलना चाहिए था। ये नहीं, ये तो एकदम ही बात बनी नहीं, एकदम ही बात बनी नहीं। सच्चे आदमी की, एक और से समझो बात को,
सच्चे आदमी की पहचान ये होती है कि वो भले ही अनायोजित तरीके से बोले, एकदम सहज तरीके से अभी की बात अभी बोल दी, कोई उसका इरादा नहीं है तर्क जीतने का, कुछ करने का, वो सहजता में बोले, चाहे वो मजाक में ही बोल दे, लेकिन फिर भी उसकी बात में सच ही झलकता है। उसको सच बोलने के लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो विचार करके सच नहीं बोलता, उसके आचार में सच होता है। अंतर समझ रहे हो? बुद्धिजीवी को सच का क्या करना पड़ता है? विचार। तो वो अगर किसी बहस डिबेट में जा रहा होगा तो पहले बैठ के तैयारी करेगा, कहेगा आज मुझे किस किस तरीके के तर्क देने हैं, पहले तैयारी करूं, ये वो, इस तरीके से वो जो अपना पूरा आर्ग्यूमेंट है उसे कंस्ट्रक्ट करके जाएगा, कहेगा ये है। और जो सच्चा आदमी होता है वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे मुंह धोएगा, आके बैठ जाएगा, बोलेगा बोलो, और फिर कहेगा उक्ताते उपनिषद, जो हम बोलते वही उपनिषद है, हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती, विचार नहीं करना पड़ता, उपनिषद हमारी रगों में बहता है। बहस के मंच पर ही नहीं, हम सहज साधारण अपने सामान्य जीवन में भी कुछ बोल दें तो उसको उपनिषद ही मानना, क्योंकि बोलने वाले तो हम ही है ना। हमारा मालिक एक है और हम भी एक हैं, चाहे हम मंच पर बैठे हो और चाहे हम सड़क पर घूम रहे हो। समझ आ रही बात? आचार्य जी देखो, आज से 4-5 साल पहले तो मैं उनके जैसा ही जी रहा था, बाद में आपसे जुड़ा तो वो तो जो पहले जी रहा था, जो बातें थी उनके लेवल की थी, अब जो आगे फॉरवर्ड करता हूँ आपकी बातें करता हूँ, तो वो भी एक तरह की वो बोरोड नॉलेज ही है। समय लगेगा, वो अभी धीरे धीरे उतर रहा है भीतर। अभी भी तुम्हारे लिए मेरी बातें थोड़ी विदेशी जैसी ही हैं, अभी वो तुम्हारी चीज़ नहीं बनी। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक रोशनी ने तुम्हारे भीतर की अपनी आत्मिक रोशनी प्रज्वलित कर दी हो, कहते हैं ना दिए से दिया जले। तो अभी जो तुम्हारा दिया है वो दूसरे दिए के प्रकाश में नहाया हुआ है। अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, थोड़ी निकटता और चाहिए होगी, फिर रोशनी वो तुम्हारी अपनी हो जाएगी। उसके बाद 7-8 हो या 70-80 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तो कहा करोगे अरे बहस ही करनी थी तो ये 7-8 ही क्यों आ गए, जाओ और लेके आओ। कैसे करते हैं? आओ। जब मैं जाया करूं कॉलेजों में, इनमें से भी कोई यहाँ बैठा होगा जिसके गया होऊंगा, तो कुख्यात तो मैं था ही कि आते हैं और एकदम छीलते हैं। तो कई बार ये बच्चे बच्चियाँ जिनको तुम्हारी भाषा में निब्बे निब्बियाँ बोलते हैं, ये भाग जाएं बिल्कुल, कह आगे आया, भागो भागो भागो। तो ऑडिटोरियम के 2 दरवाजे हों, एक से मैं घुसूं, दूसरे से वो बहुत सारे भागे जा रहे हैं दंदना के। तो बचे कितने? कम ही बचे। तो मैं कह दूं मैं बात ही नहीं करूँगा। सामने कम से कम 150-200 तो होने चाहिए ना। फिर कॉलेज के डायरेक्टर उनको घेर के पकड़ के वो दरवाजे फांद रहे हैं, दीवालों से भाग भाग के जा रहे हैं, उनके पीछे गार्ड छोड़े जाए, उनको ला के सामने बैठाया जाए, चलो बैठो। और फिर अक्सर ऐसा हो कि जो वहाँ पे तय था समय की 2 ही घंटे बात होगी, बात चल जाए 3 घंटे 4 घंटे, बात शुरू हो फिर आगे बढ़ जाए। समझ रहे हो बात? फिर आप ये नहीं चाहते हो कि मेरे लिए चीज़ आसान हो जाएगी, 7-8 लोग ही बैठे हैं, जल्दी से इनको बात करो, समझाओ और निकल जाओ। फिर आप चाहते हो कि आओ और मेरा विरोध करो, और विरोध करने वाले 7-8 लोगों से बात नहीं बनेगी, कम से कम 100-150 होने चाहिए। तब तो मुकाबले में कुछ जान आएगी ना, माहौल में कुछ गर्मी आएगी, कुछ समा बंधेगा, और फिर बनता भी था। समझ रहे हो? आचार्य जी जैसे
सत्य तो मौन होता है, तो उससे फिर तर्क देने की क्षमता कहाँ से आ गई? जैसे मान लो आप अगर तर्क सत्य को नहीं दिया जाता, तर्क सामने वाले के अहंकार को दिया जाता है। नहीं, मगर उस व्यक्ति, देखो आप मान लो इतने पढ़े लिखे ना होते आईआईटी वगैरह से, तो आप क्या मान लो किसी गांव में होते, बिल्कुल पढ़ ना पाते, फैसिलिटीज ना होती, तो क्या आप ऐसे तर्क दे सकते थे? कितने ही हैं जिन्होंने दिए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे। कैसी बातें कर रहे हो? सारे संत पढ़े लिखे थे? हाँ, नहीं, जैसे वो रामकृष्ण जी की कहानी है ना, कोई आया उनके आगे भगवान के अगेंस्ट तर्क देने लगा, हाँ। तो फिर वो सुनते रहे घंटा डेढ़ घंटा। वो उनका उस समय पर तरीका था। मैंने भी हमेशा बोलने का ही तरीका नहीं अपनाया है। कई मौक़ों पर मैं भी चुप बैठा हूँ, उस मौके पर चुप बैठना ही उपयुक्त है। लेकिन यही रामकृष्ण न जाने कितने दूसरे मौक़ों पर ऐसी बातें बोल जाते थे, ऐसे महीन तर्क दे जाते थे कि सामने वाला लाजवाब हो जाता था। ये कोई सिद्धांत नहीं होता, ये कोई मेथड, कोई ट्रिक नहीं होती है कि देखो जब सामने वाला बहुत बोल रहा हो ना तो एकदम चुप हो जाओ, इससे वो हार जाएगा। और न ही ये कोई विधि होती है कि सामने वाला अगर बोल रहा है तो तुम उससे दूनी आवाज में, बुलंदी में बोलो, चिल्ला के बोलो, तो वो हार जाएगा। ये सब ऐसे नहीं चलता। सच्चाई की यात्रा में ये विधियां, ये सब लेकिन एक बात और तुमसे कहूंगा, उद्देश्य बहस जीतना नहीं होता है। चाहे चाचा ताऊ हो, चाहे आपके बेटा बेटी हो, उद्देश्य ये नहीं होता कि बहस जीत जाऊं। उद्देश्य ये होता है कि जो बात सही है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि झूठ न मेरे लिए अच्छा न तेरे लिए अच्छा। तो चल, अब हम दोनों जब बात कर ही रहे हैं तो चीज की सच्चाई क्या है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये उद्देश्य होता है। उसमें खेल ये नहीं है कि हावी कौन पड़ा, क्योंकि अभी तक मैंने जैसे बोला ना कि आ जाओ दंगल करें, कुश्ती करें, इससे तुम्हें ऐसा लग सकता है कि यहाँ बात जीतने की है। आपको नहीं जीतना है, जीतना सत्य को है। और आप कभी पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि सत्य आप ही के साथ है। तो सत्य को समर्पित हुआ जाता है, सत्य को जेब में नहीं रखा जाता। इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि आओ तुम अपनी बात कहो, अपनी बात कहें, देखते हैं सच्चाई कहाँ पर है, साथ साथ सच्चाई की खोज करेंगे। आचार्य जी, 2-4 बार ऐसा हुआ, वो कहते हैं तू तो बाल की खाल निकालता है, मतलब हर बात को आगे 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 ले जाकर। तो फिर वो अब क्या करते हैं, बिल्कुल ही अब मिलते हैं ना, हाय हेलो राम राम, बस चुप, कोई शब्द शुरू ही नहीं करते। नहीं, वो अगर तुमसे राम राम ही करते हैं, आगे की बात नहीं करते, तो इससे भी पता चलता है कि तुम्हारी मौजूदगी ही उन्हें कुछ याद दिला रही है। क्या याद दिला रही है? कि यहाँ पर फालतू बातें नहीं करनी है। इतना अगर तुम्हारी मौजूदगी ने भी उनको याद दिला दिया तो बहुत है। बात तो बनी रही है ना। जबरदस्ती पकड़ के तो ना कोई टॉपिक शुरू किया जाए ऐसे। जबरदस्ती तो बेटा किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। सामने वाले में कुछ तो तैयारी होनी चाहिए बात सुनने की। कोई बहुत ही विशेष मौका होगा जब कोई अब रेल के आगे ही जा कर के बैठ गया हो मरने के लिए, तो शायद वहाँ ज़बरदस्ती करना उचित है। पर उसके अलावा कितनी बार और कितने लोगों पे ज़बरदस्ती करोगे? तो बहुत बहुत खास, बहुत कम, बहुत रेयर मौक़ों पर ही ज़बरदस्ती का प्रयोग ठीक है, वरना नहीं।